हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 का सेट वन का पेपर। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आप देखोगे लिखा हुआ है यहाँ पर इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप। एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया हुआ है। ठीक है। ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इन द सॉल्यूशन एक्स, द सॉल्यूशन एक्स फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन कलरलेस। तो ये जो हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है। तो आपको पता है कि मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट और HCl जब रिएक्ट करता है तो हमारा बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है। तो यहाँ पर जो गैस निकल रही है वो CO2 निकल रही है। ठीक है ना। अब ये जो एक्स सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है हमारा लाइम वाटर का। ठीक है। लाइम वाटर का फॉर्मूला वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसने पूछा हुआ है, क्या पूछा है इसने, द ऑप्शन दैट जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट ऑब्जर्व इज द एक्स इज एक्व सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। तो इसमें से हमें ऑप्शन चूज़ करना है। तो आपको पता है कि टर्न मिल्की हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड इन द रिएक्शन एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है ना। तो ये रहा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं उसको। यानी अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम के लिए पास करेंगे तो क्या होगा, वही कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने बोला भाई लेड नाइट्रेट है हमारा। ठीक है ना। और लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो आपका देता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। और आपको पता है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। ठीक है। तो इसने पूछा हुआ है यहाँ पर कि द ब्राउन फ्यूम्स, आपको पता है ब्राउन फ्यूम्स जो होगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा। ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है। MnO2 प्लस XHCl MnCl2। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो क्लोरीन और यहाँ पर दो क्लोरीन, टोटल 4 क्लोरीन है। ठीक है ना। तो इस 4 क्लोरीन के हिसाब से हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है। तो आप जैसे ही बैलेंस करोगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। तो यहाँ से क्लोरीन हमारा 4 हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। मैंगनीज हमारा 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, इधर 2 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। बाकी ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है ना। अगर आप चेक करोगे तो नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल है, यानी 4 2। और यहाँ पर तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए 1। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 4 में। आप देखोगे 4th नंबर क्वेश्चन में इसने बोला हुआ द टेबल बिलो द फॉर्मेशन रिगार्डिंग pH एंड द नेचर ऑफ एसिडिक बेसिक ऑफ 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज टेबल इज करेक्ट। लेमन जूस आपको पता है एसिडिक है तो ऑरेंज है। ठीक है ना। नेचर इसका बेसिक नहीं है, नेचर इसका क्या होगा, एसिडिक। तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू, क्योंकि इसका pH ज़्यादा होता है। बेसिक ये ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, आपको पता है गैस्ट्रिक जूस में HCl आता है। ठीक है। इसका pH भी रेड सही है। ठीक है। प्योर वाटर कह रहा है येल्लो, इसका pH कितना है 7, जबकि इसका कलर क्या रहता है ग्रीन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का इसका pH हमारा और कम रहता है। ठीक है ना। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है ना उसका जो pH रहता है लगभग 3 के आसपास रहता है, लेकिन यहाँ पर इसने pH 6 दिया हुआ। ठीक है। तो एक यहाँ पर ऑप्शन गलत है, ये एक इधर गलत है। ठीक है। और प्योर वाटर का ये बोल रहा है कि येलो कलर लिखा हो, जबकि कलर क्या होता है इसका ग्रीन, तो ये भी एक स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना।
उसने बोला द टेबल बिलो हैज़ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच एंड देयर नेचर, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज टेबल इज करेक्ट। तो आपको पता है कि चौथे का जो ऑप्शन है वो बी है बिल्कुल, जिसका कलर भी ठीक है, पीएच भी ठीक है और नेचर भी ठीक है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। फिर कह रहा है एक मेटल एक्स है यूज इन अ थर्मिट प्रोसेस, व्हेन एक्स इज बर्न इन एयर इट गिव्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ही होगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है नेचर में। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। फिर कह रहा है सिलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, तो ये रहा ऑप्शन, ठीक है, वॉशिंग सोडा का। अब बढ़ते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 7 में। इसने बोला हुआ है, ये 3 डायग्राम दिए हुए, ठीक है, और कह रहा है कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ABC। सिलेक्ट करना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ये तो आपका साइक्लोहेक्सेन है और ये बेंजीन है, ठीक है। इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन और ये हमारा बेंजीन है। अब देखते हैं जरा इसके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। इसने कहा है कि ए और सी जो है वो आइसोमर है हेक्सेन के, जबकि गलत है। हेक्सेन में हमारा डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन फॉल्स है, ठीक है ना। अब उसके बाद उसने बोला हुआ है ए इज एन आइसोमर ऑफ हेक्सेन और बी इज बेंजीन एंड सी इज आइसोमर ऑफ हेक्सीन, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना, ठीक है ना। ए इज अ सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और सी इज अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ट्रू है, ठीक है ना। बाकी स्टेटमेंट फिर कह रहा है ए इज साइक्लोहेक्सेन, बी एंड सी आर द आइसोमर ऑफ बेंजीन। तो ये भी गलत है, ठीक है ना। ये एक दूसरे के आइसोमर नहीं है, इसमें सिर्फ सी ऑप्शन ट्रू है, बाकी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोला हुआ है कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि ब्रेक डाउन कर रहा है फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। तो आपको पता है कि इस केस में हमारा फंगस होता है, ठीक है ना। तो डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं राइजोपस, ठीक है। बाकी जितने भी हैं इसमें तो ये पैरासाइट की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, दूसरे पे सर्वाइव करते हैं ये। बाकी ये टेप वॉर्म, ये भी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। तो यही है जो आउटसाइड डाइजेशन होता है बॉडी का, ठीक है ना। मटेरियल को आउटसाइड ब्रेक, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके फिर उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये सारा प्रोसेस बॉडी के आउटसाइड ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने बोला हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा इसका करेक्ट नहीं है, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल डिफर एज इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। तो आपको पता है ये ट्रू है, क्योंकि जो एनिमल होते हैं ना इसमें हर्बीवोरस की इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्ग इंटेस्टाइन चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रू है हमारा, एनिमल टू एनिमल वेरी करेगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ये भी ट्रू है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज, तो ये भी ट्रू है हमारा। द विली ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर, ये गलत है, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। इसने पूछा नॉट करेक्ट, तो ये है हमारा, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीन, ठीक है। तो इसने लिखा इन इंडिविजुअल ऑफ गिवन स्पीसीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोजोम, ठीक है। तो आपको पता है ये ट्रू है, यहीं पे मिल गया ट्रू। फिर कह रहा है जीन इज नॉट द इन्फॉर्मेशन सोर्स, जबकि सारा इन्फॉर्मेशन इसी में रहता है। ईच क्रोमोजोम हैज़ ओनली वन जीन, ये पेयर में रहते हैं, ठीक है ना। ऑल द इनहेरिटेड ट्रैट्स इन ह्यूमन बींग आर नॉट कंट्रोल बाय जीन, जबकि कंट्रोल होता है, ठीक है। तो सिर्फ यही है करेक्टली, बाकी सारे स्टेटमेंट फॉल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम पढ़ते हैं, इसने लिखा है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट के अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट बताना है। इट इज़ ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिसीव, ठीक है, ये है ना। इट इज़ ऑब्जर्व ओनली इन द रूट एंड नॉट इन स्टेम्स, ठीक है। इट इज़ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, ठीक है ना। करेक्ट स्टेटमेंट वही है अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट।
बाकी टेम्परेचर के हिसाब से, टच के हिसाब से, स्टिमुलस के हिसाब से नहीं होता, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में इसने बोला हुआ है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ब्रायोफाइलम का जो लीफ होता है वो रिप्रोडक्टिव मतलब वेजिटेटिव पार्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना। अब इसमें से इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। फिर पोटैटो का स्टेम, ये भी ठीक है। मनी प्लांट का स्टेम, ये भी ठीक है। रोज़ का इसने लिखा है रूट, जबकि स्टेम होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। तो इसने पूछा था इनकरेक्ट ऑप्शन, तो डी ऑप्शन है इसका, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। इसने कहा है कि 4 आइडेंटिकल रजिस्टर हैं और वो 8 ओम के हैं, ठीक है। तो R1 आइडेंटिकल मतलब सारे इक्वल ही हैं, ठीक है, एक जैसे ही हैं। ये हमारे पास दे रखा है 8 ओम, चारों रजिस्टर इक्वल है। पहले सीरीज में निकालना है, तो सीरीज में पता है आपको, इसका फॉर्मूला हो जाता है R1 + R2 + R3 + R4। तो 8 8 8 करके आ जाए कितना, 8 4 जा 32। सीरीज में ये आ गया। फिर पैरेलल के लिए निकालते हैं, तो पैरेलल का फॉर्मूला ठीक है, ये वही सेम 8 1/8 1/8, पूरे कैल्शियम 8 आ जाएगा। 1 + 1 + 1 ये 4, काटेंगे तो 1/2, पलटेंगे तो पैरेलल रेजिस्टेंस कितना आ गया 2, ठीक है। आप चाहो तो उसको सीधा भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब सीरीज वर्सेस पैरेलल का रेशियो निकालना था, तो सेम उठा के डाल देंगे, ठीक है ना। ये सीरीज वाला 32 था और ये 2 था, तो ये काट कितना आ गया हमारा 16 ओम का रेशियो, ठीक है ना। तो रेशियो निकालने के लिए बोला है तो हम 16 ही लिखेंगे विदाउट यूनिट, ठीक है। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है, 13 का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है कि इन डोमेस्टिक सर्किट द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैव। अब इसमें बताना है हमें, ठीक है ना। देखो हाइयर पावर रेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। 3 एम्पियर के लिए, 3 एम्पियर अगर पूछता है तो पंखे वगैरह लाइट के लिए, ठीक है ना। तो 15 एम्पियर, क्योंकि हम इसके हिसाब से ना वोल्टेज निकाल सकते हैं। देखो वोल्टेज कह रहा हूँ, पावर, ठीक है ना। आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI। वोल्टेज हमारे घर में आता है 220, आई है 15, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा लगभग ये आ जाएगा, ठीक है, इतना वाट के आसपास। तो इतने वाट में तो आपको बताइए कि गीजर वगैरह जो हीटिंग वाला इस्तेमाल होता है ना, हीटिंग के लिए गीजर, ठीक है ना, AC वगैरह, इतना रेटिंग तभी इस्तेमाल होता है 15 एम्पियर, ठीक है ना। तो 14 का हमारा ए ऑप्शन होगा, हाइयर पावर रेटिंग सच एज गीजर। अब इस क्वेश्चन में इसने बोला इन द फॉलोइंग डायग्राम द पोजिशन ऑफ निडल इज शोन ऑन द स्केल, ठीक है। और हमें बताना है द लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट मीटर एंड रीडिंग। देखो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने रीडिंग देखा कितना है 1.5 है, ठीक है। और इसके बीच में कितनी लाइन है टोटल 10, तो हम उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.15, ठीक है ना। ये तो आ गया लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब हो गया कि एक सिंगल डिविजिबल, ठीक है ना, कितने का है। या मिनिमम वैल्यू विच इज इंडिकेट बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट, ठीक है। अब इसके बाद हमें बताना है कि इसमें कितना रीडिंग दिखा रहा होगा। तो देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो 1.5 है ही, और यहाँ से कितने हैं 2 डिविजन है, ठीक है ना। तो 2 इंटू में 0.15, तो ये लगभग आ जाएगा 0.30, ऐड करेंगे तो ये आएगा 1.8, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट ये हो गया और टोटल रीडिंग ये हो गई, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 15 का, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, सिचुएटेड मिडवे बिटवीन 2 पैरेलल वायर प्लेस हॉरिजेंटली ईच कैरिंग अ स्टेडी करंट। अब इसमें बताना है कि ये कितना मिड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा पॉइंट P पे, ठीक है। तो आपको पता है कि इस केस में ना, देखो इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ पर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो 0 के बराबर होगा, ठीक है ना।
ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार भी रिपीट हो, ठीक है, ध्यान देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 में इसने बोला हुआ है द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडिड टू इट, ठीक है। फिर कह रहा है लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आपको पता ही है कि ये असर्शन भी ट्रू है और वो उसका एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना, क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है लेड हमारा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन होगा 17 का ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है। फिर कह रहा है एक्स क्रोमोसोम इन मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, ठीक है। तो आपको पता है कि असर्शन ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है, वाई क्रोमोसोम आएगा तभी हमारा जो बेबी होगा वो मेल या फीमेल, मतलब अगर वाई आएगा तो मेल होगा और एक्स आएगा तो फीमेल होगा, ठीक है ना। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन क्या है हमारा, फॉल्स है, ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहा है ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट्स एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाता है तो मान लो कहीं पर आपको खरोच लग गई, ठीक है ना, तो अगर ब्लड क्लॉटिंग होगा क्या होगा, बच जाएगा ब्लड निकलने से, वरना क्या है निकलता ही रहेगा। अभी कह रहा है ब्लड क्लॉटिंग इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा एंड वाइट ब्लड सेल, ठीक है, जबकि ये गलत है, ठीक है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ठीक है ना। इसका भी होगा हमारा सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न। ये तो पता ही कि नंबर ऑफ टर्निंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है ना, जितना ज़्यादा टर्न उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, या करंट बढ़ा दोगे तब, तो ये तो ट्रू है। फिर कह रहा है द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न देन जस्ट एड अप, मतलब एक टर्निंग मारा फिर दूसरा टर्निंग मारेंगे तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसी डायरेक्शन में, तो इससे क्या है कि पहले भी था और ऐड हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो इससे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो असर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं 21 पे। 21 वाले क्वेश्चन में उसने बोला है कंपाउंड एक्स है विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, आपको पता है जिप्सम से पीओपी ही बनता है, ठीक है। हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, आइडेंटिफाई एक्स करना और उसका केमिकल फार्मूला बताना आपको, ठीक है। तो एक्स जो होगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पेरिस में डिस्कवर होता है इसी वजह से इसका नाम है, ठीक है ना। डिस्कवर क्या है एक्चुअली, जिप्सम जो है लार्ज अमाउंट में पेरिस में ही मिलता है, ठीक है ना, और जिप्सम से ही बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ गया, ठीक है। इसका दूसरा नाम केमिकल, देखो ये तो कॉमन नेम है, ये केमिकल नेम है, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें से। और उसने उसका क्या पूछा था, केमिकल फार्मूला, तुमने नाम तो लिख दिया, अब केमिकल फार्मूला भी लिखना है, तो केमिकल फार्मूला लिख देते हैं CaSO4.12H2O, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले में, ये कह रहा है स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कॉम्पोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो आपको पता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, ठीक है, उसके कॉम्पोनेंट बताने, कॉम्पोजिशन बताना है, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, बेकिंग सोडा, ये क्या होगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। लेकिन बेकिंग पाउडर के अंदर क्या रहता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, ठीक है ना। इसके अंदर क्या रहेगा, अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड,
ठीक है, या इसकी जगह कोई दूसरा माइल्ड बेस भी डाल सकते हैं हम टार्ट्रिक की जगह, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। इसके और वाले पार्ट में उसने पूछा हुआ है कि ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है जब ब्लू कलर लिखा है तो उसका मतलब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ही होगा, तो उसी को हीट करना है हमें, ठीक है। जब भी कोई वाटर ऑक्सीडेशन वाला मॉलिक्यूल होता है ना, वह अगर हम उसको हीट करते हैं तो याद रखना वो अपना वाटर ऑक्सीडेशन लूज कर देता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा CuSO4। ये ट्रायंगल जो है हीट का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद इसने फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में इसने बोला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट DCT, ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, इसका होगा NaHCO3। अगर इसको मैं हीट करता हूँ, ठीक है, तो इस केस में निकलेगा हमारा सोडियम कार्बोनेट CO2, जो कि केक को फ्लफ़ी बनाता है अगर हम केक के अंदर डालेंगे तो, स्पॉन्जिनेस, ठीक है ना, और वाटर। इसको बैलेंस कर लेंगे, दो सोडियम यहाँ दो लगा लेंगे, ठीक है ना। बाकी तो रिएक्शन बैलेंस ही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 में इसने बोला राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर, ठीक है। लेवल इन ह्यूमन बॉडी, मेंशन द डिजीज कॉज ड्यू टू, ठीक है। तो आपको पता है कि इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल को लो करता है, ठीक है ना। तो उसने रोल पूछा इंसुलिन का, तो यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके रोल में इंसुलिन इंसुलिन रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल, ठीक है ना। लोअर्स लिख सकते हो, ब्लड शुगर लेवल, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इससे डिजीज़ होने वाला, तो पता ना आपको डायबिटीज़ होता है इससे, तो डायबिटीज़ लिख देंगे। अब बी, बी वाले में उसने क्या बोला हुआ है, हाउ इज़ द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड, ठीक है। देखो जैसे ही यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो द राइज इन शुगर लेवल इन ब्लड प्रोड्यूस मोर इंसुलिन, ठीक है ना, प्रोड्यूस मोर इंसुलिन एज द ब्लड्स एज द रिजल्ट ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, ठीक है ना। और उसके बाद सिक्रेशन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, सिक्रेशन इज रिड्यूस, ठीक है। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल डाउन होगा, इंसुलिन का सिक्रेशन लो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब जरूरत नहीं है इसलिए, ठीक है। 23 क्वेश्चन, इसमें इसने बोला नेम द टाइप ऑफ ब्लड, यानी ऑक्सीनेटेड, डीऑक्सीनेटेड, ट्रांसपोर्टेड ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन इन द पाथ फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, ठीक है ना। तो ये वेना का बताना है। ये आपको पता है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है, ठीक है ना, लोअर वेना कावा और अपर वेना कावा, ठीक है ना। तो इसका रोल यही है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इट रिसीव, इसको ऐसे लिख, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक है ना। ये दो टाइप का होता है, लोअर वेना कावा, अपर वेना कावा, ठीक है ना। फिर कह रहा है पल्मोनरी आर्टरी, इसका भी बताना है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग की तरफ भेजता है, ठीक है ना। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है।
ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है। अब बढ़ते आगे 23 के बाद। इसने कहा विद द हेल्प ऑफ schematic flow chart show the breakdown of glucose in a cell to provide energy in the presence of oxygen दिखाना है और in the lack of oxygen। तो पता है आपको ग्लूकोज जो है पहले साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म पायरेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद अगर ऑक्सीजन मिला तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ लिख लेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन साइड जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। इन माइटोकॉन्ड्रिया CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में भी पायर रेट तक सेम ही रहेगा, ठीक है ना। सेम वही ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायर रेट में कन्वर्ट होगा। इस बार ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम लिखेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो होता है ना मसल सेल के अंदर होता है, ठीक है ना, इन ह्यूमन मसल सेल। और अगर ये ह्यूमन सेल मसल सेल का ऑप्शन ना दिया हो तो आप साइटोप्लाज्म लिख सकते हो, ठीक है ना। अभी MCQ में पूछ देगा तो, ठीक है। तो इस केस में लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी, ठीक है। बैक्टीरिया में अगर पूछेगा तो साइटोप्लाज्म में लिखना, ठीक है ना, उसमें मसल सेल मत लिख देना। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर पूछता है तो, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 24। देखो इसमें इसने बोला है नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन आर फाउंड। तो आपको पता है कि किडनी के अंदर ही नेफ्रॉन होते हैं, लगभग 10 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा किडनी, ठीक है। अब इसने बोला यहाँ पर कि राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना सकते हो आप, ठीक है। डायग्राम पूछता है कभी कभी पेपर में, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाइए, ठीक है। और साथ ही साथ इसके पार्ट को भी एक्सप्लेन करना है कि इसका पार्ट कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने डायग्राम पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है इसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल कैपिलरीज, ठीक है। आप डायग्राम में बना सकते हो, स्टेटमेंट में लिख सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा PCT है, ठीक है। यहाँ से हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ठीक है ना। ये बोमन कैप्सूल, इसके अंदर ग्लोमेरुल्स होते हैं, ठीक है ना। ये हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट है, ठीक है ना, नेफ्रॉन जो है। और ये ग्लोमेरुल्स के अंदर जब आता है ना तो एफरेंट आर्ट्रियोल का जो पाइप है वो धीरे धीरे पतला होना चालू होता है, इससे प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है ना। जो भी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो इस पाइप के अंदर यानी PCT के अंदर चला जाता है, ठीक है। सबसे लंबा जो इसका पार्ट है वो लूप ऑफ हैनेल है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। ये हमारा DCT है, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ये यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है जिसमें हमारा यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका डायग्राम भी बना सकते हो, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम कभी कभी आता है पेपर में, ठीक है। तो इसके बारे में लिखना है तो मैं ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल कैपिलरीज
इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमरल्स, ठीक है। एसोसिएट विद द कप शेप, कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसमें, ठीक है ना। कप शेप एंड ऑफ ट्यूब कॉल्ड बोमन कैप्सूल। कभी कभी नेमिंग करने के लिए भी देता है, डायग्राम बना देगा उसकी नेमिंग करने के लिए बोलेगा, ठीक है। कैप्सूल, इसने पूछा हुआ था यहाँ पे, नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन आर फाउंड, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में हमने लिख दिया क्या क्या है, ठीक है। दिस फर्दर एक्सटेंड, दिस फर्दर एक्सटेंड इनटू अ ट्यूबुलर पार्ट, ये ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है। विच एंड इन अ कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना, ये कहाँ एंड हो रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में। इसको असेंडिंग बोलते हैं, ठीक है ना, इसको डिसेंडिंग ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। डिसेंडिंग नीचे की तरफ जा रहा है, या असेंडिंग ऊपर वाला, ठीक है। बाकी इसका आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो, ठीक है। बाकी इसका फंक्शन लिख देते हैं, इसने फंक्शन भी पूछा हुआ है, तो फंक्शन में लिख देंगे हम, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम ब्लड टू फॉर्म यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट फ्रॉम ब्लड टू, फ्रॉम ब्लड टू फॉर्म यूरिन, ठीक है। ये बोमन कैप्सूल के अंदर से ना, ये जो हमारा ये ट्यूब्यूल है, ठीक है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट वाला, ठीक है। ये जो हमारा पीसीटी है और डीसीटी है, पीसीटी में मोस्ट एब्जॉर्प्शन होता है वापस, क्योंकि इसमें ना इम्प्योरिटी के साथ साथ वाटर भी चला जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। वाटर और क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा नाइट्रोजनियस वेस्ट तो दो हैं, ठीक है ना, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है, यही लिखेंगे। अब चलते हैं आगे। इसमें इसने कहा एक नैरो बीम एक्स वाई ऑफ वाइट लाइट इज पासिस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ए बी सी, तो आपको पता है कि जब इससे पास होगा तो ये 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 7 लाइट दिखा देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये वापस बेंड करके स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है ना। ये डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना कलर लिख देंगे, सबसे नीचे रहता है वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें डेविएट करता है वॉलेट, ठीक है, इसकी स्पीड कम होती है, इसी वजह से हमने डायग्राम बना दिया। अब ये पूछ रहा है कि ये किस फिनोमिनन को शो करता है, ठीक है। तो ये जिस फिनोमिनन को शो करता है वो है डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि ये किस वजह से हो रहा है, इसका कॉज बताना है, ठीक है ना, तो कॉज भी लिखना पड़ेगा आपको। देखो क्वेश्चन में जो पूछा ना सिर्फ वही लिखेंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना हमें, ठीक है ना। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट,
बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल, ठीक है। एंगल्स विद रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसके और वाले पार्ट पे। इसने कहा इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड विद एज गिव रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट। तो आपको पता है कि सिलेरी मसल्स की जो मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी होती है वो वीक हो जाती है, ठीक है ना। इस वीक की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी है ना आई लेंस की, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। तो वो डिस्टेंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। इस केस को हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है ना। तो इसने पूछा है रीजन लिखना है, तो यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ मैं, ये फर्स्ट वाले का। इट इज़ ड्यू टू ग्रेजुअल वीकिंग, वीकनिंग या वीकिंग लिख सकते, ठीक है, कर देते हैं। ऑफ द सिलेरी मसल्स मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आइलैंड्स, ठीक है, एंड डिमिनिशिंग की जगह रिड्यूसिंग भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइलैंड्स। ये एज के हिसाब से होता है, नॉर्मली 50 से ऊपर होता है, 50-60 ओल्ड एज में, ठीक है ना। अब इसने पूछा नेम द इफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन द आई इन सच अ कंडीशन। तो प्रेस बायोपिया यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर, ठीक है, सेकंड वाले का। अब इसने पूछा हुआ यहाँ पर थर्ड वाले में नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज इन द आई इन सच कंडीशन, तो हमने लिख दिया प्रेस बायोपिया, ठीक है। थर्ड पार्ट में इसने पूछा हुआ है ड्रॉ लेबल रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस, तो ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है ना, बाई फोकल लेंस इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस ये डिस्टेंट विजन के लिए यानी डिस्टेंस के लिए, नज़दीक देखना हो तो ये नीचे वाला है, ठीक है ना। ये लेंस दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इस नीचे वाले हिस्से में लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, फॉर नियर विजन। अब ये कह रहा है कि ड्रॉ लेवल रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज फॉर रिस्टोरिंग द विजन ऑफ सच एन आई, तो बाई फोकल लेंस हो गया, ठीक है ना। इसके आंसर में बाई फोकल लेंस भी लिख देंगे और डायग्राम बना देंगे, ठीक है। यही हमारा प्रेस बायोपिया का डायग्राम होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 26 पे। इसने कहा हाउ डू हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल। इसको बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो जो केमिकल हम स्प्रे करते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है ना, पेस्टिसाइड्स वगैरह, वो डिजोल्व होके सॉइल में चला जाता है, फिर वो जो क्रॉप है हमारा प्लांट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। तो यहाँ लिखेंगे केमिकल स्प्रे ऑन क्रॉप आर washed down into the soil from the soil, these are absorbed by plant
प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर एंड मिनरल, ठीक है ना, अलॉन्ग विद वाटर एंड मिनरल। प्लांट आर eaten by animals these way या this way they enter into the food chain। ठीक है, एज दीज केमिकल आर नॉट डिग्रेडेबल, आपको पता ही है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये, एज दीज केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल these get accumulated progressively at each successive trophic level। ठीक है, at each this phenomenon is called biomagnification। ये इसको बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, आपको पता ही है कि इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से यहाँ अगर आप देखोगे तो इसमें हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन रिमूव होकर ऑक्सीजन ऐड हो गया है, इसका मतलब अमोनिया जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर अमोनिया होगा इसका आंसर। ठीक है, इस वाले में देखो क्लोरीन था, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया है। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन जब होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर भी सेम हम देखो, जब भी रिड्यूसिंग एजेंट की पूछेगा ना, आप इसमें देखना कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखोगे तो आप H2O है। ठीक है ना, और अगले स्टेप में HOF आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे हम H2O, फिर Fe2O3 है, यहाँ पर देखो CO है। ठीक है, यहाँ CO से हमारा क्या बन गया है, CO2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखोगे आप, तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो ये भी हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें ऑक्सीडेशन के ऊपर फोकस करना है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर भी देखोगे आप। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो H2O से ये HF है। ठीक है ना, एक हाइड्रोजन कम हो गया है। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो कम हो रहा है, तो यहाँ पर फ्लोरीन को देखेंगे। ठीक है ना, ऑक्सीजन देखो, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, इसके रेफरेंस में ये फ्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो जो बच गया वो रिड्यूसिंग एजेंट ही है। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये तो आपको पता ही है कि हमें रेडॉक्स को डिफाइन करना है। ठीक है ना, और किसके टर्म में डिफाइन करना है, हमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिएक्शन
in which the gain, जो गेन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन वाले डेफिनेशन को कवर अप कर लेगा, क्योंकि उसने रेडॉक्स पूछा है तो हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, द रिएक्शन इन विच द गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने क्या, सजेस्ट वन रिमेडियल मेजर ईच टू काउंटरएक्ट द चेंज इन पीएच इन ह्यूमन बीइंग इन फॉलोइंग केसेस। तो पीएच का चेंज हमारे उसमें ये पूछ रहा है, दो हमारे पास दे रखे हैं एप्लीकेशन, इसी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक ड्यूरिंग इंडाइजेशन। तो आपको पता है इस केस में हम एंटा एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है ना, एंटा एसिड जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है ना, पहले में हो जाएगा यूज़ ऑफ एंटा एसिड, इसमें आप बेकिंग सोडा लिख सकते हो। ठीक है ना, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी लिख सकते हो एग्जाम्पल में। उसने एग्जाम्पल पूछा नहीं है तो मैं लिखना नहीं है ज़्यादा। ठीक है ना, फिर कह रहा है स्टंग बाय हनी बी नेटल लीव्स। ठीक है, तो बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक प्लांट होता है डॉग प्लांट। ठीक है ना, DOCK। ये प्लांट भी हमारा बेसिकली बेसिक नेचर दिखाता है। ठीक है ना, तो इस प्लांट को भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दो, उसने कहा सजेस्ट वन रिमेडियल मेजर, मतलब हमें एक उपचार बताना है, एक तरीका बताना है इनको काउंटर करने का। तो हमने लिख दिया दोनों का। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके बी वाले पार्ट में। इसने कहा फ्रेश मिल्क का जो पीएच होता है वो 6 होता है, लेकिन जब वो कर्ड बनता है तो उसका पीएच इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो आपको पता है कि कर्ड में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा, और जब लैक्टिक एसिड है तो पीएच तो डाउन जाना ही है, तो लिखेंगे पीएच विल डिक्रीज ठीक है, एज कर्ड इज मोर एसिडिक देन मिल्क। ठीक है, अब नीचे 29 पे चलते हैं। 29 के फर्स्ट में इसने बोला स्टेट द रोल ऑफ एटीपी। ठीक है, ये आपको पता है ना, एटीपी जो एनर्जी करेंसी है सेलुलर प्रोसेस का। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं एटीपी फर्स्ट पार्ट का। ठीक है ना, एटीपी ब्रेक डाउन गिवन गिव अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। ठीक है, या ये भी लिख सकते हो एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेस। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन लिख सकते हो, सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड वाले में इसने बोला हुआ है कि व्हाट एंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट। आपको पता ना स्टोमेटा मेंटेन करता है। ठीक है ना, स्टोमेटा कहाँ होता है, लीफ पे, स्टोमेटा एंड सरफेस ऑफ लीव्स। इसने लिखा ना व्हाट इंश्योर सफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीव्स स्टेम एंड रूट। ठीक है, किसी किसी में लीफ नहीं होता तो वहाँ पर स्टेम में लेंटिकल्स होते हैं। ठीक है ना, वो काम करते हैं। थर्ड, थर्ड वाले में उसने बोला है स्टेट द कंडीशन ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इन प्लांट डिपेंड अपॉन। ठीक है, एक तो एनवायरमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट पे भी। ठीक है, एनवायरमेंट कंडीशन
रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। बी का फर्स्ट पार्ट फॉर वाला, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, और एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन। इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है ना, पूछ सकता है कि एनिमल स्टार्च क्या है, तो ग्लाइकोजन है, ठीक है। अब इसने एक पूछा, हाउ डेजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इफ देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स में प्रोसीड कराते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, क्योंकि अगर ये दिन में खुलेंगे ना स्टोमेटा तो सारा वाटर इवेपरेट हो जाएगा और इस केस में फिर डिहाइड्रेट हो सकता है प्लांट। इसलिए डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, डेजर्ट प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो नाइट में लेते हैं, ठीक है ना, एट नाइट, एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट मतलब होता है कि फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले का एक प्रोडक्ट, ठीक है ना, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट कंपाउंड लिख लो, ठीक है। एक सेकेंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड, ठीक है, विच इज एक्टेड अपॉन। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लिया उसने, ठीक है, और फिर दिन में क्या करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है ना। कंपाउंड विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो ये खत्म हो गया हमारा। अब 30 के ए पे चलते हैं। इसमें इसने बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। आपको पता है कि ये जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर होता है। ये क्या करेगा, इस लाइट को इधर डाइवर्स कर देगा, ठीक है। तो पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको पता ना कहाँ काटेगा, ये काटेगा एफ पे, ठीक है। ये मिस प्रिंट है, यहाँ एफ लिख लेते हैं, ठीक है। और ये लाइट ऐसे गई है तो वापस रिटर्न ऐसे ही आ जाएगा। लाइट की डायरेक्शन जरूर बनाएंगे, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। और यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा वर्चुअल, मार्क कर देंगे, ठीक है। ए बी है तो बी डैश ए डैश। तो ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप चाहो तो उसको सीधा दिखा सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसने इसके बाद बोला हुआ है कि, दोबारा बोल रहा हूँ, मिस प्रिंट था, यहाँ पर आर नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ एफ होगा। फिर कह रहा है मेंशन द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन दिस केस। आपको पता है कि वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। पॉलिश साइड जब भी इमेज बनता है ना वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है, ठीक है ना। और इसने पोजीशन पूछी है तो बिहाइंड द मिरर,
ये कई बच्चे क्या है, ये पॉलिश नहीं करते हैं। अगर पॉलिश नहीं करोगे तो आपका डायग्राम पूरा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है कि स्टेट द साइन ऑफ द इमेज, ठीक है। इमेज का साइन बताना है हमें कि इमेज डिस्टेंस, वो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ा था ना हमने। तो चलते हैं, पोजिशन एंड साइज लिख दिया हमने बिहाइंड द मिरर, और पोजीशन हो गया हमारा। अब साइज़ पूछ रहा है तो आपको पता ही है कि साइज़ में ये छोटा ही है, ठीक है। तो ये भी लिखना पड़ेगा आपको, वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो डिमिनिश लिख देता हूँ मैं ऊपर। अब इसके बाद इसने पूछा हुआ स्टेट द साइन कन्वेंशन इमेज डिस्टेंस के लिए। तो आपको पता है इस साइड जब बनता है पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है, और इधर बनेगा तो इधर रियल बनता है, ठीक है ना। तो इधर नेगेटिव लेते हैं, तो साइन कन्वेंशन जो आ जाएगा इसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो इसने बोला हुआ है कि रीज़न बताना है, ठीक है ना, कि डेंजर सिग्नल जो होते हैं वो रेड से ही क्यों बनाए जाते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, ठीक है, या बिल्डिंग के टॉप पे। बिल्डिंग के टॉप पे बनाने का मोटिव ये होता है कि अगर कोई एरोप्लेन या कोई एयर में उड़ने वाला कोई कोई भी हमारा इक्विपमेंट है वो उससे ना टकराए, ताकि रेड सिग्नल को देख पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए वाले में कि रेड लाइट या रेड कलर लाइट इज लिस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक। बाकी लाइट क्या है कि अगर स्मोक प्रोड्यूस होता है, फॉग प्रोड्यूस होगा तो स्कैटर्ड होकर रास्ते में ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, दूर दिखाई नहीं देगा। क्योंकि स्मोक का पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, और जिनका पार्टिकल का साइज छोटा होता है ना, वो कम वेवलेंथ वाले लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो स्मोक एंड कैन बी easily seen from a distance, from a long distance, ठीक है। अब डी वाले पे बढ़ते हैं हम। इसने कहा द स्काई अपीयर टू डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। देखो, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे क्या होता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है। जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्कैटरिंग होगी नहीं, तो इस केस में हमें डार्क ही दिखाई देगा, ठीक है ना। तो लिख लेंगे देयर इज। स्पेस के अलावा भी क्वेश्चन बनता है कि अगर जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो अगर बाहर से देखते हैं तो बाहर से जो स्काई का कलर है वो डार्क दिखता है, क्यों। सेम आंसर ये भी लिखेंगे, ठीक है ना, जो यहाँ मैं आंसर लिख रहा हूँ। देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, लैक ऑफ एटमॉस्फेयर। अब तीसरे वाले में इसने पूछा हुआ है द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द कोलोइडल सॉल्यूशन इज विजिबल। इसको टिन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है कि बेसिकली पार्टिकल साइज जो होता है वो लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, जो कम वेवलेंथ वाली लाइट होती है उस केस में लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, ठीक है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में इसने कहा स्टेट द रूल यूज इन अ फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो रूल को एक्सप्लेन करना है, तो आपको पता है इस केस में जो रूल इस्तेमाल होता है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं।
किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो फोर्स फील करता है, उसी फोर्स को हम इस रूल के थ्रू पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये रूल कहता है स्ट्रेच द फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर, ठीक है ना, फोर फिंगर। आप चाहो तो इसके साथ डायग्राम भी बना सकते हो, चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उसने रूल बोला है लिखने के लिए तो कोशिश करना कि आप रूल ही लिखो, डायग्राम ना बनाओ, ठीक है ना। एंड थंब ऑफ योर राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड, योर लेफ्ट हैंड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि तीनों के तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन, पहले तो अपने हाथों को सेट कर लें, उंगलियों को, ठीक है ना। डायरेक्शन, इफ द फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द सेंटर फिंगर या मिडिल फिंगर ही बोल सकते हैं, एंड द सेट ऑफ द करंट देन द thumb will point in the direction of motion, will point in the direction of motion, या फोर्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके सेकंड पार्ट में कि तीन डायग्राम बने हुए हैं, उसमें एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट में करंट होता है, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये करंट है, इसमें एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो फोर्स में ना, फोर्स का जो फॉर्मूला उसमें साइन थीटा है, ठीक है ना। तो साइन थीटा में थीटा 90 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा साइन में 90 में वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा फोर्स इसमें फील करेगा वो, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स जो उसने पूछा हुआ है, ठीक है ना, फिगर 1 वाले में, इसमें मैक्सिमम होगा और इसमें मिनिमम होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वो उनके बीच में जो एंगल बना हुआ है वो 180 डिग्री बना हुआ है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, इसमें एंगल है 180 और साइन 180 की वैल्यू होती है 0, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर फोर्स कुछ भी फील नहीं होगा, तो सबसे मिनिमम फोर्स इधर होगा, ठीक है ना, फिर मैक्सिमम, और ये इंटरमीडिएट है हमारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ने कहा था ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो ये रहा डायग्राम सोलेनॉइड का बना दिया है, ठीक है ना। और इसने कहा था बार मैग्नेट, तो ये रहा बार मैग्नेट का डायग्राम, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इनसाइड अगर पूछेगा बार मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। सोलेनॉइड के अगर अंदर पूछता है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसमें पूछता है कि सोलेनॉइड में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा, तो याद रखना सेंटर में, ठीक है ना। यहाँ पे क्राउडेड लाइनिंग होती है, ठीक है ना, क्योंकि हम सोलेनॉइड के अंदर तो जा ही सकते हैं, लेकिन अगर बार मैग्नेट पूछेगा तो अंदर नहीं जा सकते, इसलिए हम उसमें लिखेंगे पोल पे, ठीक है। कभी ABC पॉइंट करके मार्क करके पूछ लेता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर पॉइंट मार्क है तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, और अगर बाहर मार्क है तो कम होगा इधर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत कम आएंगी, ठीक है। तो फिलहाल डायग्राम पूछा है तो हमने दो डायग्राम बना दिए, ठीक है ना। अब ये कह रहा है डिस्टिंग्विश करना है फीचर बिटवीन द टू फील्ड, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डिफरेंस बताना है हमें। यहाँ पर हम डिफरेंस बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सोलेनॉइड था, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ
और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। अब इसमें स्ट्रेंथ को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट, द स्ट्रेंथ, करंट को बढ़ाकर चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द करंट, ठीक है। टर्निंग बढ़ाकर ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बाय चेंजिंग करंट। इसमें चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करके, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, या पोल चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। पोल कैन बी चेंज, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। साउथ को नॉर्थ बना सकते हैं, नॉर्थ को साउथ बना सकते हैं करंट की डायरेक्शन को चेंज करके, ठीक है ना। इसमें पोल कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। ये टेम्प्रेरी मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि करंट जब तक सप्लाई करो जब तक मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, और ये परमानेंट है, ठीक है। इसने दो ही डिफरेंस बता दो, दो ही डिफरेंस देखेंगे, ठीक है ना। हम बढ़ते हैं आगे। इसने कहा है कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन फॉर अ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, कंप्राइजिंग द फॉलोइंग। इसके अंदर हॉक है, स्नेक है, प्लांट है और रैट है। उसके बाद में का एक क्वेश्चन मिसिंग है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का। आपको पता है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी बायोडिग्रेडेबल अगर स्टोर करेंगे तो स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉइल पॉल्यूशन वगैरह कॉज करते हैं, ठीक है ना। बाकी इसने बोला कंस्ट्रक्ट फूड चेन फॉर ट्रॉपिक लेवल, तो ये क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता ही है प्लांट को कौन खाता है, रैट। क्या जाएगा, प्लांट से एनर्जी ट्रांसफ़र होगा रैट में, ठीक है। और फिर इससे एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, रैट को कौन खाएगा, स्नेक, ठीक है। और फिर स्नेक को कौन खाएगा, हॉक या ईगल। तो इसने हॉक लिखा हुआ तो हम हॉक ही लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें याद रखना एरो, इससे एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो तो एरो इसी साइड होगा। अपने एरो उल्टा बना दिया तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकेंड वाले में इसने पूछा हुआ है, अगर आप देखोगे तो, कि 20,000 जूल एनर्जी वाज ट्रांसफर बाय प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट होता है, ठीक है ना, टू द ऑर्गेनिज्म सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी ट्रांसफर बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड और के बाद फोर्थ में पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो हम निकालेंगे। तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का पहले निकालते हैं, ठीक है। 20,000 जूल फॉर एनर्जी टू द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में 20,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एनर्जी अवेलेबल एट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। इसमें 10% रूल लगता है एनर्जी का, ठीक है ना। 20,000 जूल था, 10% निकालने के लिए इसका जीरो हटा देंगे। तो थर्ड वाले में, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगा हमारा 2,000। फिर फोर्थ वाले में
200, ठीक है ना। तो हमने कैलकुलेट कर दिया जो उसने पूछा हुआ था, फोर्थ टॉपिक लेवल तक कितनी एनर्जी जाएगी। अब बात करते हैं नीचे 34 पे। इसने क्या, एक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और बिलोंग कर रहा है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल से, ठीक है। ऑन हीटिंग ए विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन इट फॉर्म अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड बी, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है 28U। तो आपको पता है कि 443 केल्विन पे हीट करने पे अल्कोहल ही है, हीट करने पे अल्कीन ही बनेगा, तो मीथीन तो होगा नहीं। इथीन से चेक कर लेते हैं। तो इथीन का मास 28 है, अगर आप देखोगे तो CH2 12 और 2 14, और ये भी 12 और 2 14, 28, यानी ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है ना। तो बी है हमारा। और इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इथेनॉल चाहिए। ए क्या होगा हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए होगा हमारा इथेनॉल, ठीक है। बी होगा हमारा इथीन, ठीक है। फिर कह रहा है बी कंपाउंड को उसमें हाइड्रोजन डालने, पता नहीं इथीन इथेन में कन्वर्ट हो जाता था, तो सी कंपाउंड हो गया हमारा इथीन, ठीक है। आप चाहो तो इसकी जगह उसका केमिकल फार्मूला भी लिख सकते हो, ये भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने फार्मूला पूछा नहीं, उसने कंपाउंड पूछा है, ठीक है ना। फिर ये भी पूछ रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग द कन्वर्जन ऑफ ए टू बी। ए से बी के लिए हमें रिएक्शन लिखना है, तो लिखते हैं यहाँ पर। में आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा, CH3 CH2OH, एरो के ऊपर पूरी कंडीशन लिख देंगे, ठीक है ना। हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर रहता है 443, ठीक है ना। अगर ये टेम्परेचर चेंज हो गया ना 413 हो गया, तो फिर ये दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर 443 केल्विन ही रहेगा, ठीक है। इस केस में ये इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इथीन का फॉर्मूला ये रहा हमारा। इसमें हमारा बाय प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट होता है जो मेजर प्रोडक्ट, मतलब मेन प्रोडक्ट के अलावा जो निकलता है उसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर ये पूछ रहा है व्हाट हैपन व्हेन कंपाउंड सी अंडरगोज कंबशन, ठीक है ना। तो अल्केन है, आपको पता ही है, और अल्केन जब जलता है तो क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको रिएक्शन भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ थर्ड वाले के लिए। +O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, ठीक है ना। ये CO2 वाटर और बहुत सारा हीट निकलेगा, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि ये जो हीट निकला है, यानी ये जो एनर्जी निकली है वो किस फॉर्म में निकली है, तो लाइट और हीट के फॉर्म में, यहाँ पर एनर्जी लिखते हैं कभी कभी, ठीक है। अगर पूछ देगा कि यहाँ पर जो कंबसन रिएक्शन है उसमें जो एनर्जी निकल रही है इसके दो फॉर्म बताइए, तो हीट और लाइट, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 कार्बन 2 हो गया और ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से बेसिकली हम वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं, वनस्पति घी मतलब डालडा, ठीक है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फैट भी लिख सकते हो, ठीक है, या इसकी जगह वनस्पति घी, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिफ्थ वाले में। इसने कहा नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विथ सोडियम। तो आपको पता है कि ये सोडियम के साथ जब रिएक्ट करेगा, यहाँ पे 5 वाले लिख लेते हैं नीचे, तो इसका रिएक्शन दिखा सकते हो अगर उसने पूछा है तो, अदरवाइज हम सीधा कंपाउंड लिख देंगे। मैं ये रिएक्शन ऐसे लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कंपाउंड ये हमारा क्या था, इथेनॉल, CH3 CH2OH, इस सोडियम के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला है तो Na, इसमें निकलता हमारा CH3 CH2ONA। यही पूछा उसने, बिना रिएक्शन के मैं इसको समझा नहीं पाता, या समझाता तो आपको समझ में नहीं आता, इस चक्कर में मैंने यहाँ पे रिएक्शन दिखाया, ठीक है। बेसिकली इसने नाम पूछा है तो हम इसका नाम लिख देंगे सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, दोनों लिखना पड़ेगा आपको।
वरना मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि उसने पूछा है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विद सोडियम, तो दोनों आप रिएक्शन लिख दो तो भी चल जाएगा। ठीक है, देखो रिएक्शन में अगर श्योरिटी हो तभी लिखना, ठीक है, क्योंकि आप लिखोगे गलत हो जाएगा। अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप स्टेटमेंट के फॉर्म में, अगर याद है तो रिएक्शन लिखो, नहीं याद है तो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख दो। अगर उसने लिखा है केमिकल रिएक्शन लिखी है तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उसने कहा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ मिसल व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन अ डर्ट, ऑयली डर्ट। ये रहा डायग्राम हमारा, ठीक है, यही डायग्राम बनाएंगे मिसल्स का, याद रखना। ये हमारा ऑयल और डर्ट वगैरह है, और ये हमारा सोप मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये पूरा हमारा मिसल्स है, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाना है आपको फर्स्ट वाले का, ठीक है। फिर सेकंड में कह रहा है कि दो टेस्ट ट्यूब लेना है एक्स और वाई, जिसमें 10-10 ml हार्ड वाटर डालना है, ठीक है। एक्स वाले में हमने सोप सॉल्यूशन डाला है और वाई वाले में हमने डिटर्जेंट डाला है, ठीक है। अब दोनों को हिलाएंगे, ठीक है। अभी हिलाने के बाद ये पूछ रहा है कि किसके अंदर फोम बनेगा और क्यों, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा फोम बनेगा और क्यों, आपको पता है टेस्ट ट्यूब वाई में बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा सोप है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता, उसमें स्कम फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट ट्यूब वाई, और इसने रीजन पूछा तो यहाँ पे लिखेंगे डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, ठीक है ना। डिटर्जेंट आर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। फिर कह रहा है सेकेंड, इन विच टेस्ट ट्यूब इज अ कर्डी सॉलिड फॉर्म। आपको पता है टेस्ट ट्यूब एक्स में वो स्कम जो बनता है, ठीक है ना, उसको कर्डी सॉलिड सब्सटेंस बोला हुआ इसने, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिख देता हूँ मैं, टेस्ट ट्यूब वाले का, ठीक है, टेस्ट ट्यूब एक्स, और रीजन पूछा है तो यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन ऑफ, या रिएक्शन बिटवीन सोप एंड, देखो नॉर्मली हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं, ठीक है ना, याद रखना, कभी कोई पूछ देगा किसके सॉल्ट होंगे, ठीक है, हार्ड वाटर में। तो रिएक्शन बिटवीन सोप एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ हार्ड वाटर, टू फॉर्म इनसॉल्युबल स्कम, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। 35 में इसने बोला है नेम द पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पार्ट का नाम बताना है, ठीक है। तो सेपल्स लिख सकते हैं, पेटल्स भी लिख सकते हो, ये सब रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है ना। सेपल या पेटल्स कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि पेटल्स आपको देखो बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प तो कर रहा हो कहीं ना कहीं, ठीक है। बस इतना ही हेल्प है इसका कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। तो ये कह रहा है नेम द पार्ट ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्वमेंट है ही उसकी, लेकिन डायरेक्टली में सिर्फ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का ही रोल होता है, बाकी पॉलन ट्यूब वगैरह का, ठीक है ना। इसमें जिस पार्ट का पूछा नाम वो पेटल्स ही होगा, ठीक है, सेपल्स भी लिख सकते हो आप। फिर पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, और इसके दो सिग्निफिकेंस बताने हैं पॉलिनेशन के, ठीक है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन पता है ना, कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर, लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ
pollen grain from anther to stigma. In the same flower. और अनदर फ्लावर, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे कर देते हैं। ए ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है ना। अनदर फ्लावर ऑफ द ठीक है, यहाँ तक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू अनदर ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर, ठीक है ना। अनदर ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। ये डिफरेंट प्लांट देख सकते हो। अब इसने पूछा हुआ है नेक्स्ट में, ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस बताने हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट एक तरीके से बताना है, ठीक है ना। तो कोई भी दो लिख सकते हो आप, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला ये है कि नेसेसरी फॉर सीड फॉर्मेशन, फिर दूसरा है हमारा स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, उसके बाद है क्रॉस पॉलिनेशन ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसको कोई भी आप दो लिख सकते हो, मर्जी आपकी। फिर कह रहा है व्हाट इज़ द फेट ऑफ ओविल एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो ओविल जो होता है वो तो सीड बन जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, सीड, और ओवरी क्या बन जाता है हमारा, फ्रूट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में इसने बोला हुआ है, आप देखोगे तो, कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसकी पावर रेटिंग दी हुई है, एक सेकेंड, ठीक है। कितना दिया हुआ पावर, 880 वाट,
ठीक है। तो पावर दे रखा है हमारे पास 880 वाट। फिर कह रहा है व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, ठीक है, मैक्सिमम रेट में उसकी हीटिंग है, ठीक है ना, तब 880 वाट है, ठीक है। और मिनिमम में कितना है वो 330 वाट, ठीक है ना, 330 वाट व्हेन हीटिंग इट मिनिमम, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास दे रखा है 220। अभी कह रहे हैं कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, ठीक है। तो टेबल जैसा बना लेते हैं, ठीक है। आपको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। पहले केस में अगर हमें करंट निकालना है तो पावर अपॉन वोल्टेज, पावर है हमारे पास 880, ये 220, ठीक है। इसको काटेंगे तो आ जाएगा लगभग 4 एम्पियर। ये आ गया हमारा करंट, ठीक है। फिर साथ ही साथ उसने रेजिस्टेंस भी पूछा हुआ है, तो आपको पता है वी इजक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो लगा लेते हैं यहाँ पर वी इजक्वल टू आई आर, ठीक है। वोल्टेज रखा है 220, करंट हमने अभी जस्ट निकाला ही है 4, नीचे चला जाएगा 220/4, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा 55 ओम। यूनिट जरूर लिखेंगे, ठीक है ना, वरना नंबर कर सकते हैं यहाँ पे। ये जब मैक्सिमम का है तब हमने निकाला है, ठीक है ना। अब मिनिमम का भी निकालेंगे, दोनों को सॉल्व करना है हमें, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सिचुएशन में इसने पूछा हुआ है। तो यहाँ पे भी वोल्टेज हमारा उतना ही है, वोल्टेज में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, क्योंकि घर में जो वोल्टेज आता है वो 220 वोल्ट ही आता है। हम निकालते हैं वापस, वही फॉर्मूला लगेगा, पावर इज इक्वल टू वी आई। पावर है हमारे पास 330, फिर वही वोल्टेज नीचे आ जाएगा, काटेंगे तो ये लगभग 3/2 आ रहा है, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो 1.5 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सेम ऐसे ही वी इज इक्वल टू आई आर लगा लेंगे। वोल्टेज हमारे पास 220, आई हमने अभी जस्ट निकाला है, ये आ जाएगा 220/1.5, फिर वही ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 जाएगा, तो 2200/15, ठीक है। तो कट आउट करेंगे तो लगभग आ जाएगा 146.6 ओम, ठीक है। इसीलिए इस केस में ये कम हीटिंग दे रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस का इसमें चेंज आ गया, ठीक है ना। इसने पूछा व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको मालूम ही है कि जब करंट पास करते हैं किसी सर्किट से, और इस केस में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हो और रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस बी वाले के आंसर ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये बी का आंसर है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज, व्हेन पास थ्रू रजिस्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड एंड अपीयर एज अ हीट एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड मतलब चेंज हो गया, ठीक है ना, एंड अपीयर एज अ हीट एनर्जी, एंड ठीक है। अब ये कह रहा है सी वाले पार्ट में फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन अ करंट पासिस थ्रू अ रजिस्टर फॉर सम टाइम। आपको पता है इस केस में जो फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, ये सी वाले का यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, वही जूल लॉ ऑफ हीटिंग वाला लग जाएगा, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना।
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। तो हमें एक्सप्रेशन जब भी पूछेगा ना एक्सप्रेशन, तो आपको उसका फॉर्मूला लिख देना, या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेगा तो, या रिलेशन बोलेगा तो, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। इसने कहा ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक, उसको हम एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा पैराग्राफ दिया हुआ, कभी कभी इसमें आंसर दिया होता है, ठीक है ना, और कभी कभी नहीं दिया होता है, ऐसी वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। आपको पता है कि जब कॉपर को हम एयर के कांटेक्ट में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो रिएक्शन लिख देंगे, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो कि कॉपर का कलर पता है आपको, ब्राउन से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं बी वाले पार्ट पे। ये कह रहा है वाई आर सम मेटल ऑक्साइड कैटेगराइज एज एम्फोटेरिक। का एक एग्जांपल देना है। आपको पता है कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज सम मेटल ऑक्साइड react acid as well as base form salt and water, ठीक है। इसने एग्जाम्पल पूछा था, तो 3 एग्जाम्पल है, टिन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब इसने पूछा है कंप्लीट करना है इस रिएक्शन को, ठीक है। ये मेटल ऑक्साइड है, आपको पता है मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। यहाँ पर जो प्रोसेस प्रोसीड करेगा, यहाँ बन जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। स्टेट जरूर मेंशन करेंगे। ये बेस है तो वाटर में डिजोल्व होकर एक्वस फॉर्म में ही दिखाएगा, ठीक है ना। तो बैलेंस कर लेंगे बराबर, वरना मार्क्स कट सकते हैं आपके, ठीक है, अगर आप रिएक्शन बैलेंस नहीं करोगे तो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को डालेंगे तो आपको बताइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभी हमने जस्ट देखा था क्या था, एम्फोटेरिक। तो ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो इस केस में बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना। सोडियम एल्यूमिनेट को बनाने के लिए सोडियम का Na, एल्यूमिनेट का होता है AlO2, ठीक है। इसकी वैलेंसी होती है हमारी, अगर निकालोगे तो -1, और इसकी वैलेंसी +1, तो ये बन जाता है NaAlO2, ठीक है ना। ऐसे जिंकेट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। ये आपको पता है बेस के साथ में अब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो एसिड बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। बैलेंस कर लेंगे, 2 सोडियम था तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में इसने बोला हुआ है, देखोगे तो, कि ऑन बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस, राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में वही होगा हमारा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो सल्फर का कोई भी कंपाउंड नॉर्मली जब बर्न होता है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, यहाँ पे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। इसकी स्मेल होती है पंजेंट, ठीक है ना, नाक को चुभने वाली स्मेल, ठीक है, वो पंजेंट स्मेल से पहचाना जाता है। फिर कह रहा है नेम द गैस फॉर्म। आपको पता है ये सल्फर डाइऑक्साइड बना है यहाँ पे, ये वैलेंसी के थ्रू नहीं बनेगा कभी, ठीक है ना, अगर आप बनाना चाहोगे तो। फिर कह रहा है स्टेट द नेचर ऑफ द गैस। आपको पता है ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो ये एसिडिक होगा। व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मॉइस्ट लिटमस पेपर होता है ना तभी अपना कलर चेंज करता है। अगर कोई भी गैस एसिडिक या बेसिक पता लगानी है ना हमें, तो हमें उसके लिए मॉइस्ट लिटमस पेपर इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल होता है, वही ट्रैप करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है इन ऑर्डर टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइड्स मेडल क्रॉस टी प्लांट, ये आपको पता ही है, सब दे रखा हमारा, ठीक है ना।
कह रहा राइट एनी टू डिफरेंस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट यूज बाय मेंडल अदर देन दूज मेंशन अबव। ठीक है, इसके अलावा हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें तो सीड्स का और रिंकल का बता रखा है, इसने टॉल और शॉर्ट का नहीं बताया हुआ है, तो हम टॉल और शॉर्ट लिख देंगे। ठीक है ना, टॉल और डॉफ लिख सकते हैं या वाइट और पर्पल लिख सकते हैं। ठीक है ना, कलर ऑफ फ्लावर में दो पूछा है इसने, यहाँ लिख देता हूँ मैं। टॉल के साथ में हमारा डॉफ होता है, टॉल हमारा डोमिनेंट है, डॉफ हमारा रिसेसिव है, इसे मत लिखना लेकिन ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, हाइट ऑफ प्लांट, और दो पूछा है उसने तो वाइट और पर्पल लिख देते हैं। सेम वाइट हमारा डोमिनेंट है। ठीक है, ये हमारा है कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है ना, अब ये बी वाले पार्ट में उसने बोला डिफ्रेंशिएट करना है डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट में। ठीक है, डोमिनेंट में पता है एक कॉपी रहता है जीन का, तो या ट्रैट्स का तो एग्जिस्ट हो जाता है, दिखा देता है वो। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इफ वन कॉपी ऑफ डोमिनेंट ट्रैट, अब आते हैं रिसेसिव वाला। whose expression is expressed when two copy of recessive traits are present। ठीक है ना, दोनों सेम होने चाहिए तभी दिखाएगा वो। ठीक है, यहाँ पर जो उसने लिया है सीट का शेप रिंकल और ग्रीन कलर भी लिया है। ठीक है ना, इस केस में आपको पता है कि जो रेशियो रहता है वो 9:3:3:1 रहता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का पूछा है इसने, स्टेट द रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑब्जॉर्ब इन द सीड F2 जनरेशन। ठीक है ना, तो F2 में हमारा रेशियो क्या रहेगा, 9:3:3:1। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है गिवन बिलो अ क्रॉस बिटवीन प्योर वायलेट फ्लावर, यहाँ पर जो वायलेट है हमारा वो डोमिनेंट है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल से दिखा रखा है। ठीक है, और वाइट फ्लावर जो है यहाँ पर रिसेसिव है, स्मॉल वी से दिखाया हुआ है। कह रहा है डायग्राम के थ्रू डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ प्रोगैनी इज ऑब्टेन इन F1 के बाद F2। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, इसके जो गैमेट होंगे वी में होगा स्मॉल वी। ठीक है, पता है एक बार ये इसके साथ जाएगा F1 में, तो ये वी ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि डिफरेंस पता चल पाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वी। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये दिखा ना वॉलेट लिखा है, तो ये सारे क्या होंगे वॉलेट, क्योंकि रिसेसिव अपना बिहेवियर तभी दिखा पाएगा जब दोनों सेम होने चाहिए। अब चलते हम इसके F2 वाले पे। ठीक है, तो F2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें से कोई भी एक उठा लेंगे V और V, तो इसके गैमेट ये वाला V इसके साथ जाएगा तो V V, फिर ये V इसके साथ जाएगा,
फिर ये यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों रिसेसिव वाले ये रहे, ठीक है ना। तो एफ जनरेशन में ये वाइट होगा हमारा, बाकी ये तीनों क्या होंगे, वायलेट, ठीक है। हमने डायग्राम के थ्रू उसको दिखा दिया, ये F2 वाला है, ठीक है। इसने कहा था यहाँ पर कि क्रॉस दिखाना था, दिखा दिया हमने। फिर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना था व्हाट टाइप ऑफ प्रोगेन इज ऑप्टेन इन F1, तो हमने देख लिया वॉलेट ऑप्टेन होंगे, ठीक है, F1 में सारे। और F2 में 3 वॉलेट हैं और एक वाइट है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं आगे नीचे। क्वेश्चन नंबर 39 में इसने बोला हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ आपको, ठीक है। इसने कहा है होल्ड द कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सन, ठीक है। फिर ये वाइट कार्ड बोर्ड पे होल्ड करना है, सब ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें इसमें से कुछ दिया नहीं, रहता नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इसने कहा लिस्ट 2 एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहला एप्लीकेशन लिख लेते हैं हम। आपको पता है कि टॉर्च और सर्च लाइट में इस्तेमाल करते हैं इसका, टॉर्च सर्च लाइट। हेडलाइट में, सेविंग मिरर में, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। फिर इसने बी वाले में पूछा इफ द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस इज 15। एफ दे रखा है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है। तो आपको पता है आर इक्वल टू क्या होता है, 2f, ठीक है। तो डालेंगे वैल्यू, आर आ गया हमारा 2 इंटू में 15 यानी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ऊपर वाले भी 1 नंबर का था, खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। इसके और वाले पार्ट में इसने बोला हुआ है डायग्राम के थ्रू दिखाना है द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा पोल को पॉलिश कर लेते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ले लेंगे, ठीक है। इसने बोला ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। तो ये रहा हमारा फोकस और ये रहा पोल, इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। पहली लाइट आएगी कहाँ काटेगी, फोकस पे। जितने डिस्टेंस पर लिए हमने उतने डिस्टेंस पर हम सी लेंगे। एक लाइट ऐसे जाएगी, अभी आगे मीट तो करेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसका नाम ए और ये बी। देखो लाइट की डायरेक्शन जरूर बनाएंगे, ठीक है ना, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये डायग्राम बन गया हमारा, मिरर का भी नाम दे सकते हो आप। अब इसने कहा था ड्रॉ रे डायग्राम, तुमने बना लिया, ठीक है। और तो उसने कुछ पूछा नहीं है, तो हम लिखेंगे भी नहीं एक्स्ट्रा कुछ। अब बढ़ते हैं इसके आगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। और वाले पार्ट में न्यूमेरिकल है। इसने कहा है कि ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर साइज़ का, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हमारे पास, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या क्या दे रखा, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन के साथ में लिखेंगे, ठीक है ना। इस प्लेस एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी हमारे पास यू दे रखा है माइनस का 100, यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं। इफ इट्स इमेज इज फॉर्म एट द सेम पॉइंट, ठीक है, कह रहा है सेम पॉइंट पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, जिधर ऑब्जेक्ट था, तो आपको पता है उसी साइड में होगा, तो फिर नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सेम पॉइंट मतलब जहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसी पर बन रहा हमारा, ठीक है ना, उतने डिस्टेंस पर, तो माइनस का 100 सेंटीमीटर। यू और वी वाला केस है ये, फोकल लेंथ वाला, ऐसे पता है ना, फोकल लेंथ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते थे, तब वाला सिचुएशन है हमारा, ठीक है। फिर कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो बिना कैलकुलेशन निकाल सकते थे हम, ठीक है, क्योंकि आर वाली सिचुएशन है। तो आर हमारा 100 होगा, तो फोकल हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे इन दिस सिचुएशन
ऑब्जेक्ट इज, बाकी चाहो तो आप मिरर फॉर्मूला से भी यूज़ करके निकाल सकते हो। ऑब्जेक्ट इज एट आर, यानी आर दे रखा है हमारे पास, ठीक है 100। एफ कितना हो गया इसका, -50, ठीक है। एफ ही निकालना था हमें। इसने साथ साथ बोला मैग्नीफिकेशन भी निकालना है, तो आपको पता है इस केस में मैग्नीफिकेशन जो होगा वो 1 ही आना है, ठीक है। -v/u, ये हमारा था -100, ये भी 100, माइनस माइनस ये कट जाएगा, कट के आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।